बात करते हैं कच्चे तेल की, सोने की, नेचुरल गैस की, जिन पे हम तेजी का रुझान आता हुआ देख रहे हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं निर्मल बंग के कमोडिटी रिसर्च हेड कुणाल शाह। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सोने की बात करना चाहूंगी सबसे पहले। 13 साल की ऊंचाई पर कारोबार हो रहा है, और कितना चढ़ेगा? कविता जी, सोने की अगर बात करेंगे तो सोने के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते जा रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी साल के स्टार्ट में सोचा नहीं होगा कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा, और अटैक भी बहुत एग्रेसिव किया है। सो इसके कारण आगे जाके कल उठ के चाइना ने ताइवान पे अटैक कर दिया, या ऐसी अनसर्टनिटी बहुत बनी रहेगी पूरे साल। सो मेरी राय में ये जियोपॉलिटिकल प्रीमियम का फैक्टर गोल्ड में बन जाएगा। दूसरा, ये जो भी जियोपॉलिटिकल टर्मोइल चल रहे हैं, ऊपर से पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन हाई है, तो आगे जाके आने वाले दिनों में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ कम होने वाला है। और जब ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ कम होने वाला है तो आप निवेश कहाँ करेंगे? सो इक्विटी मार्केट में जैसे हमने देखा करेक्शन आया, सो आप निवेश के लिए आपके डे बाय डे विकल्प कम होते जाएंगे, क्योंकि आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है आगे। जो आपने 2020-2021 में जो रिटर्न कमाए रिस्की एसेट से, वो ये साल मुमकिन नहीं है, क्योंकि यूएस में आगे जाके शायद मार्च नहीं तो अप्रैल नहीं तो मई इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही ग्रोथ पे असर आने वाला है। सो गोल्ड बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का विकल्प है। मैं आपके साथ जितने भी शो इंक्लूडिंग दिवाली से लेके उसके बाद भी एक ही चीज़ कह रहा हूँ, गोल्ड का फ्यूचर बहुत अच्छा है। मुझे मौजूदा स्तरों से भी 2 साल में 10,000 रुपये की तेजी नजर आ रही है गोल्ड में। 60,000 61,000 के लेवल आपको 2 साल में गोल्ड में देखने मिलेंगे। जब यूएस का ब्याज दर बढ़ेगा तब थोड़ा बहुत नीचे आएगा, पर स्ट्रक्चरल व्यू गोल्ड में तेजी का है। और कोई भी डिप आती है, डिक्लाइन आती है, इसमें आप बाइंग कीजिए। आपका ओवरऑल फाइनेंस को हेज करने के लिए गोल्ड से बढ़िया विकल्प आज आप देखेंगे तो आज बिटकॉइन भी 8.5% डाउन है, पर गोल्ड आज 4% ऊपर है। सो दैट इज व्हाट्स गोल्ड का जो रोल है वो गोल्ड ने जस्टिफाई किया है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए जब भी निवेशक पोर्टफोलियो बनाए तो सोने को जरूर उसमें शामिल करें। कम से कम 5 से 10% का एक्सपोजर तो होना ही चाहिए। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का यही फायदा होता है। अगर आपकी एक एसेट क्लास नीचे जाती है या गिरावट आती है, तो दूसरी एसेट क्लास, अगर वो मसलन सोना है, इक्विटी है, तो कहीं ना कहीं वो संतुलन जो है वो बनाकर रखती है, बैलेंस आउट हो जाता है। आपकी पोर्टफोलियो की ओवरऑल वैल्यू या आप अपने आर्थिक लक्ष्यों से भी दूर नहीं होते हैं। लेकिन चांदी को भी यही फॉलो कर रहा है, तेजी का रुझान चांदी सोने को फॉलो कर रही है, और उसके बाद तमाम बेस मेटल्स में भी हम तेजी का ही रुझान आंक रहे हैं। कुणाल जी हाँ, चांदी में भी फंडामेंटल तो बहुत ही तेजी के है, क्योंकि चांदी की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, जो जैसे सोलार पैनल है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिक कार है, ये सब में चांदी की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और सप्लाई साइड इतनी स्ट्रांग हो नहीं रही है। ऊपर से जब गोल्ड में तेजी आती है तो चांदी को उसका भी बेनिफिट मिलता है, और बेस मेटल में तेजी आती है तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल बेस मेटल कॉम्प्लेक्स, ओवरऑल प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स, सभी में तेजी का भी जो दौर चालू है, तो इसके चलते हुए चांदी का भी आउटलुक अच्छा लग रहा है। आज हमने 68,000 तक के लेवल्स देखे ऊपर में। 60,000 से 68,000 बहुत फास्ट किया है। नीचे में 65,000 तक आ सकता है, वहाँ पे आप बाय कीजिए। फिर से आपको टारगेट रखना चाहिए 68-69,000 का। ओवरऑल फंडामेंटल चांदी का बहुत ही अच्छा है, और मैं चांदी में भी बाई एट डिप्स की स्ट्रेटेजी मेंटेन करूंगा। बताइए, बेस मेटल्स पर क्या केवल ये तेजी का ही रुझान है, क्योंकि ये छाया है चांदी की, या कोई फंडामेंटल ट्रिगर भी है इनके लिए, और ट्रिगर ये संकट ही है रूस और यूक्रेन का, या कोई और बात है? बेस मेटल में आपको समझाना चाहूँगा, बेस मेटल में बेसिकली मेन जो प्रॉब्लम है अभी वो है रशिया। आज वेस्टर्न वर्ल्ड जैसे यूरोप है, अमेरिका है, ये सभी देश मिलके अगर रशिया की मेटल इंडस्ट्री पे, रशिया का जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है रूसाल, दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनी। नॉर्लिक निकल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ निकल प्रोड्यूसर। स्टील, ऑयल, ये सब जो रशिया से निकलता है, अगर इस पे सैंक्शन लगता है, ये सब चीज़ पे, ये सब कंपनीज पे, तो इतना प्रोडक्शन, इतना इन्वेंट्री ग्लोबल मार्केट में से सप्लाई कम हो जाएगी। सो जैसे मैं आपको प्रिसाइजली एग्जांपल दूंगा, रूसाल 65 मिलियन टन, 68 मिलियन टन की एल्यूमिनियम की मार्केट है, उसमें से 4 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है रूसाल। तो अगर रशिया रूसाल के ऊपर सैंक्शन लगाता है, सॉरी यूरोप
या अमेरिका रूसल पे सैंक्शन लगाता है तो 4 मिलियन टन की सप्लाई ग्लोबल मार्केट से चली जाती है। तो इसीलिए आज आप देखेंगे एल्यूमिनियम 8% ऊपर था एक पॉइंट पे, अभी थोड़ा बहुत करेक्शन हम देख रहे हैं, बट दीज आर द फैक्टर विच इज ड्राइविंग मेटल प्राइसेस अप। आगे जाके धीरे धीरे जब ग्रोथ स्लो होगी तब ये नीचे आएंगे, पर अभी फिलहाल ये जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर है और सैंक्शन लगने वाले हैं वो एक्सपेक्टेशन में मेटल में तेजी रहेगी। तो नेचुरल गैस में भी क्या यही ट्रिगर्स काम कर रहे हैं? रूसी सप्लाई बंद होने का डर है, 8% तक की तेजी या उससे ज्यादा का उछाल हम देख रहे हैं। यूरोपियन गैस प्राइस में भी 30% तक का उछाल है। नेचुरल गैस में यही ट्रिगर्स हैं जो इस उछाल को और बढ़ाएंगे, इस तेजी को और बढ़ाएंगे कुणाल? जी, नेचुरल गैस में ऐसा है कि रशिया अपनी यूरोप अपनी 50% सप्लाई रशिया से प्रोक्योर करता है। तो नेचुरल गैस में मुझे नहीं लग रहा है कि यूरोप कोई सैंक्शन लगाएगा, पर अगर अमेरिका कोई सैंक्शन लगाता है गैस पे रशिया के तो गैस ऊपर आ सकता है। अभी धीरे धीरे विंटर सीजन खत्म होके समर सीजन चालू होने वाली है, तो गैस की डिमांड कम होने वाली है, इन्वेंट्री बढ़ने वाली है, तो मुझे बहुत लंबी तेजी आएगी ऐसा नहीं लग रहा है गैस में। सो इंट्राडे के लिहाज से आप बाई कर सकते हैं 360 पे, बट ओवरऑल मुझे कोई गैस में लंबी तेजी अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, और मुझे नहीं लग रहा है कि यूएस या यूरोप रशिया के गैस सेक्टर पे सैंक्शन लगाएगा। कुणाल, मैंने सबसे आखिरी टॉपिक क्रूड का रखा था क्योंकि ये ए पॉलिटिकल कमोडिटी है। 103 के पार कीमतें ब्रेंट पर निकल चुकी हैं। अब ये हमारे लिए कितना बड़ा संकट है? जी, ये मेरा जो ये जियोपॉलिटिकल जो इवेंट हुई है इसका मेरा एनालिसिस ऐसा है कि शायद यूरोप या यूएस कोई इसमें फर्दर मिलिट्री वाइज रशिया के साथ एंगेज नहीं होंगे, तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा यूक्रेन के जो पार्ट से जो रशिया क्लेम कर रहा है वो रशिया उसके ऊपर क्लेम अथॉरिटी कर देगा। तो मुझे लग रहा है एक आध हफ्ते में ये क्राइसिस सॉल्व हो जानी चाहिए। ये जो भी 2-3 दिन कच्चा तेल ऊपर रहता है वही, उससे ज़्यादा मुझे तेजी नज़र नहीं आ रही है। सो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछेंगे, एक हफ्ता या मैक्सिमम 4 या 5 दिन आपको ये सब भाव देखने मिल सकते हैं, पर कोई लंबी तेजी के आसार नज़र नहीं आ रहे। तो आपको नहीं लगता है कि बढ़ी हुई फ्यूल कीमतों का असर हमारे जेब पर पड़ेगा, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी? देखिए, जो अभी मार्केट में जो बात है कि इलेक्शन के बाद फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने हैं, वो तो बढ़ने हैं थोड़े बहुत, क्योंकि इतने प्राइसेस बढ़ने के बाद भी हमने कोई प्राइस हाइक नहीं लिया है रिसेंटली। इंडिया रिक्वायर्स द रेवेन्यू फ्रॉम द पेट्रोल एंड डीजल इन ऑर्डर टू रन अ कंट्री वेल। सो मुझे लग रहा है कि सब फैक्टर्स ऐसे प्ले करेंगे होंगे कि धीरे धीरे इलेक्शन के पहले ही कच्चे तेल में थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाएगा, और मुझे लगता नहीं है वरी करनी चाहिए। जब सब अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सब बढ़ जाएगा, ऑयल $120 हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि यूरोप या यूएस फुल फ्लेज वॉर में आएंगे रशिया के साथ, देन इट इज अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। और ऐसा होता है तो कच्चा तेल 120 भी हो सकता है और 150 भी हो सकता है। सो मैं ऐसा समझूंगा कि ये जो वेस्टर्न लीडर्स है उनमें थोड़ी सैनिटी प्रिवेल करे, और मेरी राय में बहुत लंबी तेजी या बहुत फट जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। बिल्कुल। कुणाल शाह, बहुत बहुत धन्यवाद।